नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी पुनरावर्तन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन 9वां हम लोगों का चल रहा है और लेसन का नाम है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत बहुत सारे मुद्दों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज रिवीजन की वीडियो के अंतर्गत मैं पेज नंबर 98 की बात करने वाला हूँ कि राष्ट्रीय आय की मापन की अलग अलग पद्धतियाँ। राष्ट्रीय आय की मापन की पद्धतियों की बात अगर करूँ तो राष्ट्रीय आय की मापन की पद्धति अगर 98 नंबर पेज पर आप लोग हो तो उसमें देखो कि राष्ट्रीय आय की माप अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना। पहले परिभाषा के लिए राष्ट्रीय आय की माप अर्थात क्या, तो कि राष्ट्रीय आय की गणना कि राष्ट्रीय आय को अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। और राष्ट्रीय आय की विभावना 3 अर्थ होते हैं और इन्हीं 3 विभावनाओं के आधार पर उनकी गणना करने की प्रमुख 3 पद्धतियाँ हैं। मतलब पहले आप लोगों को राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखनी है कि 1 वर्ष की समयावधि के दौरान देश में कृषि, उद्योग और सेवा के द्वारा जो उत्पादन होता है उनके आधार पर जो देश की आय मिलती है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसको मापने की मुख्य 3 पद्धति है। 3 पद्धतियों में पहला उत्पादन पद्धति, दूसरा आय पद्धति और तीसरा खर्च पद्धति। ये 3 पद्धतियों के आधार पर राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और खर्च पद्धति। मैं पहले बात करूँगा उत्पादन पद्धति की। उत्पादन पद्धति की परिभाषा अगर आप लोगों को लिखनी है तो एक बार वापस आप लोगों को बता दूं कि उत्पादन पद्धति अर्थात क्या। तो देखो आपकी किताब के अंतर्गत मैंने स्क्रीनशॉट पर दिया हुआ है कि 1 वर्ष की समयावधि के दौरान कृषि, उद्योग, सेवा के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य की गणना को उत्पादन पद्धति कहते हैं। 1 वर्ष की समयावधि के दौरान कृषि, उद्योग और सेवा के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को उत्पादन पद्धति के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, उत्पादन पद्धति की व्याख्या किसने दी? तो उत्पादन पद्धति की व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने दी। तीसरा मुद्दा, उत्पादन पद्धति की परिभाषा। दूसरा, परिभाषा किसने दी? उत्पादन पद्धति में कितने क्षेत्र का समावेश होता है? कौन कौन से? कि उत्पादन पद्धति में 3 क्षेत्र का समावेश होता है, कृषि, उद्योग और सेवा। ये 3 क्षेत्र का समावेश होता है। तो 2 अंकों के अंतर्गत अगर उत्पादन पद्धति की परिभाषा पूछे तो 1 परिभाषा, 2 परिभाषा किसने दी? मार्शल ने। तीसरा के उत्पादन पद्धति में कितने क्षेत्रों का समावेश होता है? 3। और चौथा मुद्दा के कौन कौन से, तो कि कृषि, उद्योग और सेवा। आगे का जो मुद्दा उत्पादन पद्धति के अंतर्गत कि उत्पादन पद्धति में
कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का समावेश होता है? तो नंबर 1, अर्थतंत्र का अलग अलग क्षेत्रों का वर्गीकरण। मतलब पहला मुद्दा कि उत्पादन पद्धति में अर्थतंत्र की कृषि, उद्योग, सेवा, खनन, निर्माण कार्य, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग, शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में इसको वर्गीकृत किया जाता है, वगैरह की गणना इसमें की जाती है। अर्थतंत्र के अलग अलग क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, सेवा, खनन, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग, शिक्षा वगैरह का समावेश होता है। नंबर 2, वस्तु या सेवा का चयन के अर्थतंत्र में अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादित सिर्फ अंतिम वस्तु और सेवाओं की ही इसमें गणना होती। मतलब उद्योग में वस्तु बने तो भी भले, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हो तो भी भले, कृषि में बने तो भी भले, अंतिम स्वरूप की वस्तु जिसका मनुष्य सीधा उपयोग करता है उनकी ही गणना की जाती है। मध्यस्थी वस्तुओं की गणना इसमें की जाती नहीं है। नंबर 3, गृहिणी के गृह कार्य की सेवा। तो आपको भी मालूम है कि गृहिणी का जो गृह कार्य है उनके बदले में उनको कोई पैसा मिलता नहीं है, इसलिए गृहिणी के गृह कार्य को सेवा बाजार में नहीं बिकती, इसलिए उसके मौद्रिक मूल्यों को इसमें गिना नहीं जाता। मतलब आपको ये जो मुद्दा लिखना है कि उत्पादन पद्धति में किसको गिना जाता है और किसको गिना नहीं जाता। पहला बताया अलग अलग क्षेत्रों को गिना जाता है, दूसरा बताया अंतिम स्वरूप की वस्तु को ही गिना जाता है, तीसरा मुद्दा गृहिणी के गृह कार्य को इसमें गिना नहीं जाता। क्यों नहीं गिना जाता वो भी आपको दिया, क्योंकि उसके बदले में उसको पैसा नहीं मिलता। नंबर 4, स्व उपयोग की वस्तु। स्व उपयोग की वस्तु आपने खुद के लिए खरीदी है, उसको बेचना है नहीं, इसलिए स्व उपयोग की वस्तुओं को भी राष्ट्रीय आय की उत्पादन पद्धति में शामिल नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने खुद के मकान में रहते तो मकान का भाड़ा भरते नहीं, इसलिए उसकी आय को गिना नहीं जाएगा। फिर मानो कि किसान अपने खेत में अनाज उगाता है और उसका उपयोग भी वो खुद करता है तो उसको भी गिना नहीं जाता। नंबर 5, संरक्षण और पुलिस। संरक्षण और पुलिस की सेवाओं को बाजार नहीं होता, ये सेवाएं बाजार में नहीं बिकती, इसके बावजूद भी इसको गणना में लिया जाता है। क्यों सर इसको गणना में लिया जाता है? क्योंकि पुलिस को पगार वगैरह जो मिलता है वो देश के भंडार से कहीं न कहीं पैसों के द्वारा ही मतलब चुकाया जाता है, इसलिए पुलिस या तो संरक्षण की जो आय है उनको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत गिना जाता है। नंबर 6, आरोपित भाड़ा। अगर आप अपना मकान दूसरे को भाड़े पर देते हो तो उसको आरोपित भाड़ा कहते हैं, और आरोपित भाड़ों को राष्ट्रीय आय की उत्पादन पद्धति के अंतर्गत गिना जाता है। अगर आपका खुद का मकान है, खुद रहते तो उसको गिना नहीं जाएगा, लेकिन आपका खुद का मकान अगर आपने दूसरों को भाड़े पे दिया है तो उनकी आय को आपको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत गिनना पड़ेगा। मतलब उत्पादन पद्धति में अर्थतंत्र के अलग अलग क्षेत्र, वस्तु और सेवा, संरक्षण और पुलिस और आरोपित भाड़ा वगैरह जैसी वस्तुओं को गिना जाता है, लेकिन गृहिणी के गृह कार्य को, स्व उपयोग की वस्तुओं को और 7वां दोहरी गणनाओं को इसमें शामिल किया नहीं जाता। मुझे आप लोगों को अगला जो टॉपिक समझाना है वो दोहरी गणना समझाना है, लेकिन वो अगले वीडियो के अंतर्गत उसके बारे में बात करेंगे। आज मैंने केवल उत्पादन पद्धति की टिप्पणी बताई, उत्पादन पद्धति की परिभाषा, किसने व्याख्या दी, कितने क्षेत्र का समावेश होता है, कौन सी आय गिनी जाती है और कौन सी आय उत्पादन पद्धति में गिनी नहीं जाती। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और रिवीजन के वीडियो में भी यदि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रश्न है, यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मेरा संपर्क करके मुझे फ़ोन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।